नमस्कार, मैं मीनू। आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात को दिए गए उद्योग धंधे और व्यापार की। देश के खजाने में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स जमा करने वाले और इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पावर हाउस माने जाने वाले महाराष्ट्र राज्य के उद्योग धंधों पर मोदी सरकार की कुदृष्टि लगी हुई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की आंख की किरकिरी बने हुए हैं महाराष्ट्र और उसके उद्योग धंधे। राज्य के औद्योगिक माहौल को तहस नहस करने की कोशिशें लगातार जारी हैं और यह काम बहुत ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले नए उद्योग धंधे जिनको महाराष्ट्र में स्थापित किया जाना था, उन्हें राज्य में आने से रोकने की कुटिल चालें चली गई केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। स्किल्ड मैन पावर, सीमलेस डोमेस्टिक सप्लाई, अति विकसित औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्र तट पर बसे होने के कारण बंदरगाहों की उपलब्धता और इन सबसे ऊपर महाराष्ट्र के जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं उनकी समृद्ध वर्क कल्चर, इन्हीं सब कारणों से महाराष्ट्र भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट का प्रिय राज्य बना हुआ है। महाराष्ट्र और विशेषकर इसकी मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे की जो बेल्ट है, जो ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक स्वाभाविक गंतव्य बनी हुई है। कारण मैंने आपको गिनाए कि किन कारणों से बनी हुई है। लेकिन पिछले कुछ समय से राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उद्योग धंधे और वित्तीय संस्थाएं निशाने पर ली जा रही हैं। उद्योग धंधे और व्यापार महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात को दिए जा रहे हैं। अब तक लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और लाखों नौकरियां व रोजगार एक झटके में महाराष्ट्र से छीन लिए गए हैं। शिंदे फडणवीस सरकार की आंखों के सामने यह लूट होती रही और वे चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। महाराष्ट्र लुटता रहा और शिंदे फडणवीस सरकार तमाशा देखती रही। जो उद्योग धंधे और व्यापार महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात ले जाए गए, इनमें मुख्य तौर पर कुछ नाम अगर मैं लूं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है वेदांता फॉक्सकॉम सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट का। उसके बाद टाटा एयरबस C295 यूनिट, उसके बाद बल्क ड्रग पार्क, उसके बाद सूरत डायमंड बूर्स, उसके बाद मरीन एकेडमी पालघर में, उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC जिसको कहते हैं शॉर्ट में, उसके बाद मेडिकल डिवाइस पार्क। मतलब इतने सारे आप देखेंगे कि कितने सारे उद्योग धंधे या जिसको कहें वित्तीय संस्थाएं जो है उनका नाम जहन में आता है, जिनको कि महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात को सौंप दिया गया। तो इसकी शुरुआत हुई सन 2022 में, जब राज्य की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई महाविकास अघाड़ी की सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त करके गिरा दिया गया और उसकी जगह पर स्थान लिया एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार ने राज्य की कमान संभाल ली। और उनके कमान संभालने के साथ ही आया गुजरात का विधानसभा चुनाव दिसंबर 2022 में, आपको याद होगा। इसी के साथ आया गुजरात का विधानसभा चुनाव और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र राज्य की जनता के साथ जो छल नरेंद्र मोदी ने किया, उसकी टीस महाराष्ट्र की जनता के दिलों में आज भी ताजा है। मौजूदा विधानसभा चुनावों में राज्य की जनता के साथ हुए इस छल की अनुगूंज स्पष्ट सुनाई दे रही है। सब और इसी बात की चर्चा है कि महाराष्ट्र को लूट लिया गया। इसके बाद दिसंबर 2022 में गुजरात चुनाव की घोषणा से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेदांता फॉक्सकॉम सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और टाटा एयरबेस
C295 प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात ले गए। बहुत हो हल्ला मचा, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंगी, क्योंकि गुजरात चुनाव जीतना था। अब इसी विषय पर जो ये इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात ले जाई गई हैं, उनके बारे में ही विस्तार से हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदांता फॉक्सकॉम सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की। फरवरी 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार अनेक प्रकार के इंसेंटिव देकर पुणे के तळेगांव में 1,80,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में लाई, जो कि अनुमानतः 2 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता। इतना ही नहीं, अनुमानतः 26,200 करोड़ रुपए का स्टेट जीएसटी में योगदान करता, यानी कि राज्य की जीडीपी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा पुश फैक्टर ये जो प्रोजेक्ट है वो साबित होता। लेकिन हुआ क्या, उसी दौरान ये महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरा दी गई और सितंबर 2022 को षड्यंत्र करके महाविकास आघाड़ी को अपदस्थ कर दिया जाता है और डबल इंजन की सरकार गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इस प्रोजेक्ट को अक्टूबर में गुजरात ले जाने की घोषणा कर देती है और महाराष्ट्र की जनता के हाथों से रोजगार छीनकर गुजरात को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा प्रोजेक्ट क्या ले जाया गया महाराष्ट्र से गुजरात, वो था टाटा एयरबस का जो जॉइंट वेंचर था, टाटा एयरबस C295 प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट निर्मित करने का यह कारखाना, जो अक्टूबर 2022 में महाराष्ट्र के नागपुर से गुजरात के वडोदरा ले जाया गया। टाटा ग्रुप और एयरबस के जॉइंट वेंचर में 22,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाला यह कारखाना अनुमानतः 6,000 नौकरियों के अलावा सैकड़ों छोटे छोटे मोटे रोजगार पैदा करता। लेकिन मोदी सरकार को यह बर्दाश्त नहीं था और ये गुजरात को इस कारखाने की सौगात दे दी गई और ये गुजरात से उठाकर वडोदरा ले जा लिया गया। अब आते हैं तीसरे प्रोजेक्ट पर। तीसरा प्रोजेक्ट था बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट। ये दवाइयों के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसमें बेसिक जो इंग्रेडिएंट होते हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट की था। तो लेकिन जो ये प्रोजेक्ट था, तो केंद्र सरकार की कुटिल चालों के चलते इस प्रोजेक्ट का भी वही हश्र हुआ जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया। जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में हुआ यूं था कि 2020 में बल्क ड्रग्स प्रोजेक्ट एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के उत्पादन को देश में ही प्रोत्साहित करने के लिए जैसे ही केंद्र सरकार ने राज्यों से एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए, मतलब भाई कौन कौन राज्य सरकारें इस पार्क के बारे में, मेडिकल बल्क ड्रग पार्क के बारे में इंटरेस्टेड है, उसके लिए उन्होंने राज्य सरकारों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किए, भाई आप बताइए। तो जैसे ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट राज्य सरकारों से आमंत्रित किए गए, वैसे ही महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने तेजी के साथ इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पार्क के लिए रायगढ़ जिले में हजारों एकड़ जमीन आरक्षित कर ली गई। अनुमान के मुताबिक ये प्रोजेक्ट करीब 75,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ एंशिलियरी प्रोजेक्ट, जो एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ आसपास छोटी छोटी इंडस्ट्रीज उसके सपोर्ट के लिए होती हैं, वो एंशिलियरी प्रोजेक्ट के लिए भी अनेकों रोजगार अनेकों अवसर बढ़ाने में सक्षम था। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था बल्क ड्रग पार्क का। मगर
मोदी सरकार की कुटिल चालों के चलते महाराष्ट्र में रायगढ़ की जगह गुजरात के भरूच को यह पार्क तोहफे में दे दिया गया और एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता हाथ मलती रह गई। इसमें हैरत की बात यह है कि महाराष्ट्र जो कि 424 फार्मेसी कॉलेजेस, जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए वैक्सीन निर्माण में अग्रणी राज्य है और श्रेष्ठ गुणवत्ता की दवा उत्पादक कंपनियों में भी अग्रणी राज्य है, और न केवल दवा उत्पादन बल्कि उसके निर्यात के क्षेत्र में भी सबसे आगे है। अपनी इन तमाम विशेषताओं और क्षमताओं के बावजूद महाराष्ट्र राज्य को इस ड्रग्स पार्क से वंचित कर दिया गया। कारण वही, राज्य के औद्योगिक ढांचे को जर्जर करने की कुटिल साजिशें। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण, द सूरत डायमंड बूर्स। बूर्स बोले तो खरीद फरोख्त का एक स्थान। ये बूर्स जो है एक फ्रेंच वर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने नाम दिया कि सूरत डायमंड बूर्स, मतलब सूरत में डायमंड की खरीद फरोख्त का व्यापार का एक स्थान। तो ये क्या था सूरत डायमंड बूर्स, किस लिए बनाया गया? हीरा व्यापार को मुंबई शहर से गुजरात में शिफ्ट करने के लिए गुजरात में एक ड्रीम सिटी एक एक्रोनिम है, उसका फुल फॉर्म है डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी का निर्माण किया गया। तो हीरा व्यापार को मुंबई शहर से गुजरात के सूरत में शिफ्ट करने के लिए एक ड्रीम सिटी का निर्माण किया गया सूरत में। और सूरत में इस ड्रीम सिटी में 66 लाख स्क्वायर फीट एरिया में करीब 3200 करोड़ रुपए की लागत से इस डायमंड बूर्स का निर्माण किया गया, जिसमें करीब 4200 डायमंड ट्रेडिंग ऑफिसेज हैं। और इतना ही नहीं, आपको सुनने में दिलचस्प लगेगा कि यहां पर व्यापार सुगमता से हो पाए, उसके लिए मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, उसका स्टेशन भी सूरत डायमंड बूर्स के एकदम नजदीक बनाया गया। देखिए कि गुजरात को किस किस तरीके से मोदी जी फेवर करते आ रहे हैं, कि ताकि यहां पर आने वाले जो व्यापारी हैं उनको आराम से ट्रेन से उतरें और वो 2 घंटे में बॉम्बे से सूरत पहुंच जाएं और वहां अपना व्यापार करके सेम डे वापस चले जाएं। लेकिन देखिए, यूं तो सूरत पहले से ही एक डायमंड कटिंग, रॉ डायमंड, जो कच्चा डायमंड कहेंगे जिसको, उसकी कटिंग और पॉलिशिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, ये बात सर्वविदित है। लेकिन मुंबई का जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित भारत डायमंड बूर्स, वहां पे मुंबई में पहले ओपेरा हाउस में होता था व्यापार का केंद्र हीरे के, लेकिन फिर बाद में जगह की तंगी की वजह के चलते ओपेरा हाउस से उसको शिफ्ट करके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लाया गया, भारत डायमंड बूर्स इसको नाम दिया गया। और वहां पे ये जो है तैयार हीरो की खरीद फरोख्त और निर्यात का बहुत बड़ा केंद्र है। और ये भारत डायमंड बूर्स है, ये विश्व का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स है। आप अंदाज लगा लीजिए कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां हुआ है और कितने लोगों को वो रोजगार देता होगा। तो इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हीरा बाजार मुंबई से सूरत शिफ्ट होने से, अगर हीरा बाजार मुंबई से सूरत ले जाया जाता है तो महाराष्ट्र को किस कदर राजस्व का नुकसान हुआ होगा, और इस व्यापार में लगे हुए हजारों लोग बेरोजगार हो गए होंगे, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट, मेडिकल डिवाइस प्रोजेक्ट, जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर है, जो मेडिकल की फील्ड में काम आने वाले जो डिवाइसेस होते हैं उनके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट। तो सन 2020 में, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाअघाड़ी सरकार ही सत्ता में थी, सन 2020 में 424 करोड़ रुपए की लागत वाला यह पार्क महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ऑरिक सिटी में प्लान किया गया। यह प्रोजेक्ट अनुमानतः 10,000 लोगों को
जॉब देता। लेकिन एक बार फिर ये प्रोजेक्ट भी मोदी सरकार की कुटिल चालों का शिकार हुआ। इसके अलावा इतनी मैंने कई सारे आपको गिनवा दिए हैं प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र से गुजरात ले जाए गए। इसके अलावा भारत के सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जिसको कि शॉर्ट में आईएफएससी कह दिया जाता है, उसको भी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से उठाकर गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी ले जाया गया। ये गिफ्ट सिटी क्या है? ये गांधीनगर में जैसे केमैन आइलैंड या मॉरिशस जैसे जो जो ऑफशोर फंडिंग, जो ऑफशोर में जो आपके जो काली कमाई है उसको पार्क करने की जो जो बड़े-बड़े जो ये जगह हैं, केमैन आइलैंड हुआ, मॉरिशस हुआ, इनकी इनकी तरह का एक गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाया गया है। तो उस गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से लगातार चीरहरण होता रहा महाराष्ट्र का केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। और जिस राज्य से वो आते हैं गुजरात, उन्होंने मतलब जिसको कहते हैं कि संघवाद पर लगातार प्रहार मोदी करते रहे जब से केंद्र की सत्ता में आए। इतना ही नहीं, मुंबई के फिल्म उद्योग पर भी मोदी सरकार की तिरछी नजर बनी रहती है। उनको ये बात बर्दाश्त नहीं है कि मुंबई, जिसको कि माया नगरी भी कहा जाता है इस फिल्म इंडस्ट्री के कारण, कि ये फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में ही बनी रहे। तो बार बार किसी ना किसी बहाने से फिल्म नगरी को यहां से उठाकर कभी नोएडा तो कभी गुजरात ले जाने की नाकाम कोशिशें अनवरत जारी रहती हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि फिल्म बनाने के लिए एक खास तरह के टेम्परामेंट, एक खास तरह के मिलियू, खास तरह की एक कल्चर, एक वर्क कल्चर का की जरूरत होती है, जो अनफॉर्चुनेटली देश के अन्य हिस्सों में डेवलप नहीं हो पाई। साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की बात मैं नहीं कर रही हूं, उसके अलावा जो हिंदी फिल्म उद्योग है, जो कि सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है दुनिया में, देश ही नहीं दुनिया में भी। तो ये तो हुई उन प्रोजेक्ट्स की चर्चा जिनके बारे में मुझे मालूम है और जिनको मैंने आपके सामने विस्तार से रख दिया है। अब इतना सब कुछ होने के बाद जाहिर है विपक्ष को इस बात की आलोचना विपक्ष करेगा। तो विपक्ष का तो यहां तक आरोप है कि इस प्रकार धीरे धीरे औद्योगिक राज्य के रूप में महाराष्ट्र की छवि और स्थान को धूमिल कर दिया जाए, ताकि उसके बाद महाराष्ट्र की शान मुंबई शहर को अलग करके एक केंद्र शासित बनाने की राह आसान हो जाए। ऐसा मोदी सरकार का मंसूबा है। विपक्ष ने यह आरोप लगाया है और हमें विपक्ष के इस आरोप में जान नजर आती है, क्योंकि मोदी सरकार की जो कारगुजारियां हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, मोदी सरकार की इन कारगुजारियों को देखते हुए यह बात हमें असंभव भी नहीं लगती। नमस्कार।